तो यूजर्स ना अभी हर वक्त लड़ते रहते हैं कि भाई मेरा सैमसंग तो ये चीजें कर सकता है, मेरे आईफोन में ये सारी चीजें होती है। और इसीलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की बैटल नहीं होगी, ये है 2026 का सबसे बिगेस्ट ओएस बैटल। तो इसीलिए मैं लेकर आ गया सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो One UI 8.5 पर चल रहा है, एंड दूसरी तरफ है आईफोन 17 Pro Max जो iOS 26.4 पर चल रहा है। और One UI 8.5 अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है ना, और सैमसंग ने इसमें कुछ ऐसी चीजें की है जो सारे एप्पल यूजर को कंफ्यूज जरूर कर देगी। तो चलो अभी मुझे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन सी यूआई ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है एंड कौन सी यूआई ऐसी है जो आपके डेली यूज में आपको ज्यादा इजी रहेगी। अब देखो iOS 26 में आपको एक लिक्विड ग्लास यूआई मिली है जो सारी जगह पर आपको एक ग्लास इफेक्ट देती है, और इसको अगर आप यूज करोगे ना तो क्लीन, रिफ्लेक्टिव एंड काफी ज्यादा सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, क्लोज करते हो, या फिर नोटिफिकेशन यूज करो, क्विक सेटिंग इसका यूज करो, कहीं पर भी स्क्रॉलिंग करो, तो सारी जगह पर जो ग्लास इफेक्ट है वो काफी परफेक्ट वर्क करती है, जो आपको एक रियल ग्लास की इफेक्ट लगती है। वहीं अगर हम सैमसंग के One UI 8.5 का डिजाइन की बात करें तो वो एक फ्रॉस्टेड ब्लर की तरफ जाता है, जो iOS 26 के ग्लास इफेक्ट से तो अलग देखने को मिलता है, पर इसका जो ब्लर है, इसका जो ग्रेडियंट कलर्स है वो दिखने में बहुत ही सॉलिड लगते हैं। और अभी 8.5 के साथ सैमसंग ने अपडेट में काफी ज्यादा जगह पर ब्लर को भी बढ़ाया है, जैसे कि गैलरी का एप्लीकेशन है, सैमसंग फोन का एप्लीकेशन है, और वहीं सैमसंग का क्विक सेटिंग आप देखोगे ना तो वहां पर भी 8.5 के साथ सैमसंग ने ब्लर को बढ़ा दिया है। पर मुझे लगता है यार शायद वो iOS 26 से इंस्पायर्ड होगा, क्योंकि नॉट ओनली ब्लर, यहाँ पर जो आप सारे फंक्शन देखोगे ना, आपको चाहे अलग अलग टूल यूज करने हैं, अलग अलग बटन इसमें ऐड करने हैं, तो वो सारी चीजें पहले iOS में आई थी, सैमसंग में भी वो चीजें थी पर थोड़ी सी अलग थी, पर यहाँ पर अभी लुक काफी ज्यादा हद तक सिमिलर मिलता है। पर इन दोनों यूआई का डिफरेंस ना सिंपल है। आईफोन का यूआई आप देखोगे तो आपको एक क्लीन यूआई देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग का है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। दूसरा पॉइंट आप सबका पसंदीदा वो है कस्टमाइजेशन, और यहाँ पर आई थिंक सैमसंग आगे निकल जाएगा, क्योंकि सैमसंग में आप देखोगे ना कस्टमाइज करने के लिए तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें मिलती है। जैसे कि अगर पहले तो आपको आइकॉन्स चाहिए तो आपको अलग अलग आइकॉन पैक्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग थीम्स मिलती है, अलग अलग लॉक स्क्रीन पर क्लॉक्स मिलती है, सब आपको जैसा भी चेंज करना हो वैसा रख सकते हो। और ऊपर से इसका प्लस पॉइंट गुड लॉक एप्लीकेशन जो सबका पसंदीदा है, और भाई इस गुड लॉक एप्लीकेशन को यूज करके आप पूरे सैमसंग फोन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि पहले तो आपको इसकी नोटिफिकेशन में कुछ भी पिक्चर ऐड करना हो तो ये चीजें भी कर सकते हो, या फिर नेविगेशन बटन है उसको चेंज करना हो, होम स्क्रीन पर कोई भी सेटिंग अप्लाई करना हो, लॉक स्क्रीन में अलग अलग क्लॉक्स डाउनलोड करके उसकी स्टाइल चेंज करनी हो, या फिर लॉक स्क्रीन में ही एडिट करते वक्त अलग अलग फ्रेम्स, अलग अलग वेदर इफेक्ट भी रखनी हो, एंड और भी काफी सारी चीजें ऐसी है भाई जिसके पास अभी आईफोन नहीं आ सका है। हाँ, वैसे आईफोन का कस्टमाइजेशन भी देखा तो वो भी काफी अच्छा है। उसके होम स्क्रीन पर आप विजेट देख सकते हो, उसका डार्क आइकन्स है, टिंट्स है, क्लियर आइकन्स है, अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलती है। और उसी के साथ अगर उसकी लॉक स्क्रीन पर भी देखें तो यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो भी One UI 8.5 में नहीं है, और बहुत सारे सैमसंग यूजर अभी वेट कर रहे थे कि भाई 8.5 के साथ हमें ये डेप्थ इफेक्ट देखने को मिल जाए, पर नहीं मिली ना, एक्सपेक्ट करो One UI 9 में आ जाए। वहीं कस्टमाइजेशन में जितनी चीजें आप सैमसंग में कर सकते हो, चाहे गुड लॉक यूज करना हो या फिर ना करना हो, तो अभी उतनी सारी चीजें आपको आईफोन में नहीं देखने को मिलती। मीन्स यहाँ पर आईफोन का जो कस्टमाइजेशन है वो भी लिमिटेड है, और सीधा मतलब हुआ आईफोन में आप सिस्टम को फॉलो करते हो, पर सैमसंग में सिस्टम आपको फॉलो करेगा। और अभी बहुत ही बढ़िया काम की चीज जिसकी वजह से सैमसंग बहुत आगे निकला है वो है इसके एआई फीचर्स। और सैमसंग के गैलेक्सी एआई की बात करें तो भाई यहाँ पर फोटो एडिट है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, स्मार्ट सजेशंस है। उसी के साथ 8.5 में जो आया है वो प्रॉम्प्ट इमेजेस, मीन्स यहाँ पर आपको कोई भी इमेज में चेंजेस करना है तो सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और यहाँ पर बैकग्राउंड में आप चेंजेस कर सकते हो, या फिर दो इमेजेस को आपको एआई की मदद से मर्ज करना है तो वो भी कर सकते हो। और ढेर सारे आप यहाँ पर गैलेक्सी एआई के फीचर भी देख सकते हो, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। ये सारे फीचर आपको इतने ज्यादा यूजफुल है एंड इतने ज्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं, जिस वजह से सैमसंग बहुत आगे आ गया है एआई की गेम में। इसीलिए ही एआई फीचर्स के मामले में सैमसंग अभी किंग है। पर एप्पल की एआई फीचर आप देखोगे ना तो उसका अप्रोच डिफरेंट है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन में एआई ज्यादा हेल्पफुल रहे तो आप एप्पल चूज कर सकते हो, पर इमेजेस एडिट करनी है जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर, तो आप सबको पता ही है एप्पल का रिकॉर्ड्स कैसा रहा है। अब सैमसंग ने गूगल जेमिनी को अपने यूआई में डीप इंटीग्रेट किया है। आप पावर बटन को यूज करके डायरेक्टली जेमिनी ओपन कर सकते हो, जिससे आप सारे एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हो, राइटिंग समराइजेशन कर सकते हो, यूट्यूब ओपन करना हो, जीमेल में सब कुछ करना हो। मीन्स यहाँ पर गूगल जेमिनी है ना, वो भी सैमसंग में एक ये असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो आपके सारे काम करेगा। पर एप्पल में अभी एक ही असिस्टेंट है, वो है सिरी, और गूगल जेमिनी ना एप्पल की सीरीज से ज्यादा यूजफुल है। एप्पल में भी आप ये फीचर यूज कर सकते हो, जैसे कि इसके राइटिंग टूल्स है, कम्युनिकेशन में काम आता है, इमेज जनरेशन भी आता है जो आपके इमोजेस वगैरह जनरेट करता है, नोटिफिकेशन समराइजेशन है, स्मार्ट रिप्लाईज है, वो सारे फीचर है। और देखो सीरी ना अभी जेमिनी जितना पावरफुल तो नहीं है, पर शायद फ्यूचर में
ज़्यादा उसकी कंपैरिजन में आ जाए, अपग्रेड कर सकता है ना एप्पल। और अभी दोस्तों मैं बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है दोनों के परफॉर्मेंसेस। क्योंकि वैसे देखोगे ना तो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आईफोन है वो आपको एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, चाहे यूआई स्क्रॉलिंग करो, ऐप ओपन करने के एनिमेशन है, क्लोज करने के एनिमेशन है, क्विक सेटिंग्स है, डायनामिक आइलैंड के जो एनिमेशन है वो iOS 26 को ना एक यूनिक यूआई बनाता है। वहीं सैमसंग के यूआई की जो स्पीड है ना वो भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको ना गुड लॉक एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप ऐप ओपन करने की स्पीड, क्लोज करने की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। और वो यूज नहीं करते ना तो दोनों फोन की स्पीड है ना वो आपको सिमिलर फील देगी। सो यहाँ पर दोनों ही फोन में जो कुछ मिला है ना वो काफी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मिला है, तो दोनों मजे से चलाओ। वहीं दोस्तों हम इस फीचर को तो कैसे भूले, आप सबको पता ही है भाई सैमसंग में हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जैसा अभी एप्पल में नहीं है। आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हैं, आराम से कर सकते हो। स्क्रीन एक्सटेंड करनी है वो तो कर सकते हो, बट उसी के साथ यहाँ पर आपको पॉपअप व्यू भी मिलता है। तो 2 एप्लीकेशन यूज करते हो, उसके बाद तीसरा भी यूज करना है, चाहे मल्टीपल कितने भी करने हो, तो आप इस पॉपअप व्यू फीचर की मदद से सैमसंग में कर सकते हो। पर अभी ऐसा कोई फीचर हमें आईफोन में देखने को नहीं मिलता है स्प्लिट स्क्रीन वाला, तो इसमें यहाँ पर सैमसंग इसमें आगे है। जो लोग मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये फायदे वाली बात है। अब यहाँ पर सवाल है कि कैमरास कैसे होंगे, क्योंकि सबसे पहले सैमसंग की बात करूँ तो आपको ना मैन्युअली फुल कंट्रोल मिलता है सैमसंग के कैमरास में। और सबसे पहले तो कैमरा में मैं प्रो मोड की बात करता हूँ जो सैमसंग में हमें मिलता है, जिससे आपको आईएसओ चेंज करना हो, शटर स्पीड चेंज करनी हो, फोकस ऑटो या फिर मैन्युअल करना हो, वाइड बैलेंस है, माइक कंट्रोल है, ऑडियो डायरेक्शन है, लॉग वीडियो है, इतनी सारी चीजें हमें मिलती है जो सैमसंग के कैमरा में हम इजीली यूज कर सकते हैं। पर आईफोन में प्रो मोड में क्या होता है, कैमरा एप्लीकेशन में वैसे फुल मैन्युअल कंट्रोल नहीं मिलता आपको, पर बेसिक कंट्रोल जरूर मिलेगा, जैसे कि एक्सपोजर एडजस्ट करना हो, फोकस लॉक अनलॉक करना हो। वहीं आपको इसमें प्रो रोल मोड भी मिलता है, प्रो रेस मोड भी मिलता है वीडियोस में, सिनेमैटिक मोड जो है, स्टेबलाइजेशन मोड है, वो सारी चीजें टॉप लेवल की है। पर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी सैमसंग के कैमरे में मिलती है ना उतनी आपको आईफोन में यूज करनी है, तो शायद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़े ज्यादा प्रो मोड यूज करने के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। पर क्वालिटी की बात रही ना तो आई थिंक आईफोन आगे निकलेगा, क्योंकि सैमसंग क्या है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वहीं आईफोन है वो आपको कंसिस्टेंसी देता है। वहीं आप अगर भाई कंटेंट क्रिएटर हो तो आईफोन यूज करना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइवेसी, जिसके लिए एप्पल जानी जाती है। तो मैं आपको ना प्राइवेसी के फीचर्स बताता हूँ पहले, तो भाई कौन सी यूआई में कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले सैमसंग की बात करें भाई, तो यहाँ पर आपको सैमसंग नॉक सिक्योरिटी मिलती है, प्राइवेसी डैशबोर्ड मिलता है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे कि कैमरा है, माइक है, लोकेशन है, टाइमलाइन के साथ आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो सैमसंग में। वहीं माइक एंड कैमरा का इंडिकेटर कि भाई कब आपका माइक यूज हो रहा है, ग्रीन डॉट है, ऑरेंज डॉट है, वो सारी चीज़ें दिखाएगा, अप्रोक्सीमेट लोकेशन दिखाएगा। सिक्योर फोल्डर सैमसंग में आपको मिलता है, जो आपके फाइल्स एंड फोल्डर हाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। उसी के साथ ऑटो परमिशन रीसेट फीचर भी है। और वैसे इन सारे फीचर के बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर बात करते हैं एप्पल के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो एप्पल में ऐप ट्रैकिंग की ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, ये कौन सा एप्लीकेशन कौन सी चीज़ें ट्रैक कर रहा है। ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिलती है कि भाई एप्लीकेशन कितनी बार डेटा एक्सेस कर रहे हैं। वहीं ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग, क्योंकि सीरी एंड एआई का जो भी डेटा है ना वो फोन में ही प्रोसेस होता है। उसके बाद मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको फीचर मिलता है, पास की एंड फेस आईडी की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, प्राइवेट रिलाई मिलता है जो क्लाउड प्लस में होता है। और इन सारे फीचर की वजह से अभी तक एप्पल का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और एप्पल ट्रस्ट के लिए जानी जाती है भाई सिक्योरिटी में कि कोई दिक्कत नहीं है, पर सैमसंग क्या है वो कंट्रोल करती है, आप पूरा कंट्रोल ले सकोगे फोन को सिक्योर बनाने के लिए। अभी दोस्तों एक और पॉइंट है इकोसिस्टम का, तो काफी ज्यादा यूजफुल रहती है ये चीजें भी, क्योंकि सैमसंग में आपको सैमसंग डेस्क देखने को मिलता है, फोन को पीसी जैसा यूज कर सकते हो आप। क्विक शेयर भी आपको देखने को मिलता है फाइल को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए, एंड्रॉइड हो या फिर विंडोज हो। उसी के साथ सैमसंग का स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन, जो भी सारे सैमसंग के आपके डिवाइसेस है घर पे वो सारे आप इस एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। और वहीं विंडोज सिस्टम के साथ सैमसंग का जो इंटीग्रेशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फोन हो, वो सारी चीजों में। तो यहाँ पर सैमसंग का जो इकोसिस्टम है ना वो ओपन, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी ब्रांड फ्रेंडली है। वहीं एप्पल की बात करें तो एयरड्रॉप आपको मिलता है इंस्टेंट फाइल ट्रांसफर करने के लिए, हैंड्स ऑफ मिलता है आपको सेम टास्क सारे एक्रॉस डिवाइसेस के लिए। और डिवाइस कनेक्शन की बात करें, चाहे आईफोन हो, मैकबुक हो, आईपैड हो, एयरपोर्ट्स हो, तो उन सारी चीजों के कनेक्शन की वजह से भी एप्पल काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इकोसिस्टम में बताऊं ना तो भाई एप्पल के डिवाइसेस के साथ जो कनेक्शन है ना वो सबसे बेस्ट है अभी के लिए। हाँ, सैमसंग अभी ट्राई कर रहा है, पर यहाँ पर एप्पल पहले से आ गए हैं। अब यूआई के बारे में बताऊं ना भाई कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर है भाई, आपको कैसी यूआई पसंद है, क्या यूज करते हो ज्यादा। पर यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर बताऊं ना, तो ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ज्यादा फ्रीडम चाहिए तो आपको सैमसंग चूज करना चाहिए। वहीं आप अगर सिंप्लिसिटी चाहते हो, अलग यूआई एक्सपीरियंस चाहते हो तो आईफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही यूआई मार्केट में देखे ना तो अपनी अपनी तरफ से बेस्ट यूआई है। और कोई भी फोन अभी यहाँ पर 100% परफेक्ट तो नहीं होता ना, तो वो आपके ऊपर है कि भाई अभी आप एक परफेक्ट चॉइस चुनो।
वहीं एक और चॉइस है, वो है सब्सक्राइब का बटन, वो दबा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा मेरे लिए भी, एंड थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं, एंड कैसी लगी है, कुछ और भी पूछना चाहते हो या फिर नहीं, एंड पूरी देखी है तो एक बार लाइक जरूर करके जाना। बाकी चलो दोस्तों मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।